दोस्तों नमस्कार। आजकल जगदीप धनखड़ का केस बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर है, पब्लिक अटेंशन के अंदर है। हर एक आदमी पूछ रहा है, कोई कह रहा है जी उसकी फैमिली कैसी थी, ये कैसा था, फलाना कैसा था। बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ आकर के लोग धनखड़ के बारे में जानना चाहते हैं कि उसने क्यों रिज़ाइन किया, पीछे-पीछे कौन है? और मैं आपको इसी पे बात बताऊँगा एक नया टॉपिक। क्योंकि कल मेरे को एक इंटेलिजेंस का आदमी मिला, बड़ा सीनियर आदमी था। तो बात कर रहे थे, कहते हैं कि आपको पता है कि धनखड़ को किसने भड़काया था? उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। और इसके पीछे जो काम था, वो था यूएस की डीप स्टेट का। क्योंकि डीप स्टेट तो पसंद नहीं करती मोदी को, डीप स्टेट तो उसको हटाना चाहती है। 2024 के इलेक्शन में भी डीप स्टेट ने बहुत काम किया मोदी को हटाने का, और इवन आरएसएस ने काम किया। और मोदी किस तरीके से जीत गए, पावर में आ गए, क्योंकि उनकी काबिलियत की वजह से। और वो जो काम करना चाहते थे हुजूर हो गए। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 के अंदर मोदी हार जाएंगे, लेकिन मोदी बाकी पार्टियों को साथ ले आए, नीतीश कुमार को साथ ले आए, टीडीपी को साथ ले आए, और मोदी इस टाइम पे गवर्नमेंट संभाल के बैठे हैं और बड़े स्ट्रांगली चल रहे हैं। हम अब बात करते हैं स्वामी की। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी 1999 में। 1998 और 1999 में उसकी गवर्नमेंट बनी थी, और उनकी गवर्नमेंट 17 अप्रैल 1999 को गिर गई, क्योंकि जयललिता की अन्ना डीएमके ने उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर ली। और जयललिता ने क्यों विड्रॉ किया? सुब्रमण्यम स्वामी मिले थे जयललिता के साथ, जबकि उनकी उनसे बनती नहीं थी, और मिलके उनसे बातें की, और जयललिता ने गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया। और स्वामी ने खुद ये क्लेम किया था कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट कराई है। वाजपेयी बाद में इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन जीत गए। और अटल बिहारी वाजपेयी को यूएस क्यों नफरत करता था? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी नेशनलिस्ट थे, और 1998 में उन्होंने पोखरान के अंदर बम ब्लास्ट कराया था, जिससे यूएस उनसे नाराज था। यूएस तो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बम हो, और इससे वाजपेयी के खिलाफ भी थे। वैसे भी यूएस की डीप स्टेट नेशनलिस्ट के खिलाफ जाती है, एंटी नेशनल को सपोर्ट करती है। आरएसएस भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि आरएसएस चाहती थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो कद था बहुत ऊंचा था, और आरएसएस चाहती थी वहां पे कमजोर आदमी बैठे, जो उनसे सलाह लेता रहे, उनके कदमों में बैठे थे, और उनके पास जाए और उनके पैर छुए प्रणाम करे। और वो पसंद करते थे आपके एलके आडवाणी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो उनको धोखा किसने दिया? 1997 से लेके 1999 से लेके 2004 तक धोखा किसने दिया? आपके आडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। कारगिल वार हुआ, कारगिल वार की पूरी इंफॉर्मेशन थी, रॉ के पास हो ही नहीं सकता इंफॉर्मेशन ना हो, या आईबी के पास इंफॉर्मेशन होगी, या मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को टॉप में शेयर नहीं किया गया, जिससे कारगिल वार हुआ, और कारगिल के अंदर हमारे को सोल्जर्स को नुकसान कराना पड़ा। वो तो हमारे आर्मी के सोल्जर्स की काबिलियत थी, जो हम वार जीत गए, क्योंकि वो हाइट्स पे बैठ गए थे पाकिस्तानी। उसके बाद आप देख लीजिएगा IC-814 की हाईजैकिंग हुई। IC-814 की हाईजैकिंग, मेरे पास आदमी है जिसने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने पूरी फाइल देखी है। पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये अटैक हो रहा है, और अटैक के 2 हफ्ते पहले, यानी कि जो कारगिल जो IC-814 हाईजैक हुआ था, उससे 2 हफ्ते पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसके ऊपर भी सारी किसको जाएगी? वो जाएगी एनएसए को। और ब्रजेश मिश्रा तो क्लोज थे कांग्रेस के, क्लोज थे आपके आडवाणी के, और ये भी कहा जाता है कि उनकी बड़ी क्लोजनेस थी सीआईए के साथ, क्योंकि उनकी 2 लड़कियां सेटल थी यूएसए के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ 2001 में, उसकी खबर भी किसी को दी नहीं गई, जबकि पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी थी। और हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं बहुत जल्दी, जो आदमी ने रिपोर्ट भेजी थी उसके साथ मिल करके। तो बहुत से इश्यूज हैं जिससे वाजपेयी को टारगेट किया गया। उसके बावजूद भी वाजपेयी की विजन की वजह से वाजपेयी की बहुत इज्जत थी। और 2004 का जब इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे वाजपेयी का एक नारा लगा था, शाइनिंग इंडिया, जैसे 2024 में पीएम मोदी ने कहा था 400 पार का। लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए, और उनकी गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि आरएसएस उनके साथ नहीं थी। आरएसएस चाहती थी आडवाणी को, चाहती थी यहाँ पे कमजोर गवर्नमेंट, कमजोर लोग हो, बीजेपी कमजोर हो, ताकि आडवाणी किसी की सपोर्ट लेके पीएम बन जाए। हुआ नहीं, कांग्रेस 10 साल तक रूल करती रही, और आपने देखा उस 10 साल के अंदर इंडिया का क्या सत्यानाश हुआ। जगह जगह टेररिस्ट अटैक हुए, जगह जगह हमारे को लूटा गया, कोई हमने आर्म्स नहीं परचेज किए, हमारी सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया गया। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता था, उसको भी किया जाता था हिंदू ने किया। ये एजेंडा था सोनिया गांधी का। और इसी इशू पे बात करते हैं, हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। अब इनकी मैं इंट्रोडक्शन देनी भूल गया शुरू के अंदर। और उदय शंकर पानी जी बॉलीवुड के बहुत जानी मानी फिगर है, बहुत कंट्री के अंदर घूमे हैं, बहुत फिल्में बनाई हैं,
बहुत से सीरियल बनाए हैं उन्होंने और बहुत सी एड फिल्में बनाई है। और ये बात करें उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी के टाइम में सुब्रमण्यम स्वामी ने टारगेट किया बीजेपी को और टारगेट किया मोदी को, और अब जो केस आ रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, कैसे उनको भड़काया उन्होंने। नमस्कार सूद साहब, जय हिंद। आप सूद साहब, हमारी दोस्ती मतलब जब हम लोग क्लासमेट्स थे तब से लेके आज तक 60 साल हो गए। हमारी 60 साल पुरानी दोस्ती है और मैं बड़ा शुभचिंतक हूँ। और जब कभी आप अपने चैनल का इंट्रोडक्शन नहीं देते और रिक्वेस्ट नहीं करते तो मेरे अंदर एक बेचैनी रहती है कि यार इन्होंने फिर आज भूल गए आके कि ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब। अरे मैं तो आपको इंट्रोड्यूस करना भी भूल गया शुरू में, मैं इतना कई बार मगन हो जाता हूँ चीजों के अंदर। चलो कोई बात नहीं, आप एक्चुअली भूलना मुझे चाहिए, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, आर्टिस्ट आदमी हूँ, बट ओके। बट मैंने यही दोस्ती यही होती है कि आप भूल गए तो मैं आपके इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यही है कि सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए और हमें बताइए कि किस तरह से सूद साहब का ये चैनल और इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो जो इनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का भंडार तो एकदम बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, विथ हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ रॉ ऑफिसर। और तो मेरे लिए तो मैं इसलिए प्रोग्राम में आके बैठता हूँ रोज सुबह, ये हम लोग सुबह शाम जब भी बैठते हैं कि मुझे भी सीखने को मिले, मुझे भी जानने को मिले, मेरी जनरल नॉलेज भी बढ़े। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। सर, जिस तरह से आपने बोला ना कि इंडियन एयरलाइंस का जो आपका हाईजैक हुआ था उसकी खबर 2 सप्ताह पहले आ गई थी सर, उसी तरह से जब ताज अटैक हुआ था बंबई में, मैंने खुद देखा है न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले आ गया था कि दे मे बी एन टेररिस्ट अटैक इन दिस साइड ऑफ बॉम्बे। और आई एम सरप्राइज दैट 2 दिन पहले मीडिया में आ गया, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिए गए एंड सच अ बिग ट्रेजेडी हैड टू हैपन। तो सर, हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, बड़ा शौक है उनको पॉलिटिक्स करने का, जिसके अंदर वो देश की भी हानि, देश का भी नुकसान करते हैं। और मेरे को तो दुख भी होता है, बहुत अचरज भी होता है कि धनकर जाब जैसे इतने सेंसिबल आदमी, इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने इंटेलिजेंट आदमी, वो कैसे अपनी दिशा भूल गए, वो कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी के चक्कर में आ गए। और सुब्रमण्यम स्वामी भी आज भी अपने आप को बीजेपी वाला बोलते हैं, आज भी हिज लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके बाद फिर ये उल्टी हरकतें कर रहे हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेचुरली इनकी कमाई फिर वहीं से आ रही है, डीप स्टेट से। नेचुरली इनकी कमाई फ्रॉम दो सोर्सेज विच आर नॉट वेल विशर्स ऑफ इंडिया। सो उदय, एक और बात उदय, मैं कुछ छोटी सी बात कह दूं बीच में। जब मोहम्मद यूनिस आए थे बांग्लादेश के अंदर, वहां पे इनकी डॉटर मिलने गई थी, सुहासिनी हैदर, उससे मिलने गई थी और उनको प्रमोट कर रही थी, जो एंटी इंडिया काम कर रहे थे। और दूसरी बात आपको बता दूं कि स्वामी साहब अपने आप को कहते हैं कि बड़ा हिंदू हूं, लेकिन ये राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, सामने से गालियां देते हैं, पीछे से उनके साथ जाते हैं। और जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था तो एक बड़े एक्टिव हो गए थे, और इनके साथ एक और एडवोकेट था, और सारी कहते हैं मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो सारी लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी इनको, लेकिन वो लेके बैठ गए। चेहरा कुछ है, काम कुछ और है। और जब आपको बता दूं, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे चले गए थे लंदन के अंदर, फर्नांडिस चले गए थे जर्मनी में, ये गए थे लंदन में। तो उस टाइम पे रिपोर्ट आई थी, जो रॉ की रिपोर्ट है, जब मैं उस टाइम पे सीट पे बैठा था, वो था कि ये लंदन गए हैं, इनके पीछे हाथ किसका है, इनके पीछे हाथ है सीआईए का, सीआईए निकाल के इनको ले गई, इनको ले गई, बाकियों को लेके। मैं नहीं कह रहा कि सीआईए के एजेंट है, लेकिन रिपोर्ट ये थी कि ये सीआईए निकाल के ले गई, वहां पे पूरी बात रखी जाती थी उनके ऊपर। हाँ, अब कीजिए बात। एक्चुअली he was a part and parcel of BJP government, सुब्रमण्यम, टिल जब मोदी साहब की गवर्नमेंट बनी, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, और बन गई निर्मला जी। नहीं, तो उस टाइम पे उदय उस टाइम पे पहला क्या था, इनकी नजर थी आपके
फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। फाइनेंस से पहले इनकी नजर उस पे थी, ये बनना चाहते थे आपके लीगल एक्सपर्ट, लीगल उस इशू के ऊपर एडवाइजर, हाँ, बिकॉज इज अ हाँ, लॉयर। नहीं, लेकिन अब ठीक है, तो वो एक सेटबैक हुआ, झटका मिला और गुस्सा आ गया इनको। सो सिंस देन he has been trying to bring down the मोदी गवर्नमेंट, और उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो उनके लिए सुसाइडिकल है, क्योंकि राहुल का हाथ जो भी थामेगा वो तो राहुल तो डूबेगा ही, वो अपने सनम को भी ले डूबेगा, ये तो होने ही वाला है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब पीएम मोदी 2014 में आए थे, तो स्वामी ने उस टाइम पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया आपके लॉ मिनिस्टर को। उनको था कि मुझे लॉ मिनिस्टर बनाएंगे। जब सीतारमन आई तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, कहते ये क्या देखेंगे फाइनेंस, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे। लेकिन मोदी ने इनको ना लॉ मिनिस्टर बनाया ना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जिससे इनको झटका तो लगा, क्योंकि मोदी किसी उस आदमी को अपनी गवर्नमेंट में नहीं लाएंगे जिससे उनको शक हो। शायद मोदी पहली गलती करके जो धनखड़ को ले आए थे, बाहर के आदमी को अपनी यहाँ पे बना दिया वाइस प्रेसिडेंट को, गलती करके, और मुझे लगता है इससे पहले एक और गलती कर गए थे जब सतपाल मलिक को ले आए थे एज गवर्नर। हाँ सर, ये हाँ, वो भी जो कश्मीर के थे सर, धनखड़ जी का, आई एम टेलिंग यू, ही वाज ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट विद द गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि जब ऑपोजिशन उनको ह्यूमिलेट करने लगा, उनको अपोज करने लगा, उनके मन में डर आ गया, एंड ही स्टार्टेड ट्राइंग टू प्लीज द ऑपोजिशन, और फिर उनके कुछ एलिमेंट से किस तरह से प्लांट हुए इनके आजू बाजू में, और इनको ब्रेन वॉशिंग चालू हो गई। देखिए, गलती कुछ बहुत बड़ी हुई है, नहीं तो मोदी गवर्नमेंट ऐसा हार्श स्टेप नहीं लेगी कि वाइस प्रेसिडेंट को 1 घंटे के अंदर बोला गया कि से दैट यू आर नॉट वेल एंड मार्च। उदय, एक और बात सुन लो, जब मोदी गवर्नमेंट 3 साल तक हमीद अंसारी को टॉलरेट कर सकती है, जबकि वो कांग्रेस के, जबकि वो बीजेपी के खिलाफ सारे काम कर रहा था, कोई उनकी मोशन पास नहीं होने दे रहा था, और फिर बीच में छूट के चला जाता था अपने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए। नमाजी नहीं है वो, लेकिन नमाज पढ़ने चला जाता था उस टाइम पे अपोजिशन के। हाँ, वो 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग जब अनफर्ल हुआ, साले ने वो नहीं किया, सैल्यूट तक नहीं किया। नहीं, वो तो देखो, मैं इसके बारे में अलग से बात करेंगे। हमने आपसे बात की है कि हमीद अंसारी का क्या रोल था जब ईरान के एम्बेसडर थे, मैं तो वही था, और बेसिक मैटर कोई नहीं जानता। मेरे पास तो एक डिटेल है, मैंने तो लेटर भी लिखे हैं उसके ऊपर, पूरा नोट बना के रखा हुआ। सर, इतने लोगों को मरवाया, इतने लोगों को पकड़वाया, व्हाई इज नॉट देयर अ इंक्वायरी ऑन इट? आई मीन ही शुड बी पेनलाइज्ड फॉर इट। वो बहुत सी बातें हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे सेपरेटली कि लीगल सिस्टम क्या कहता है, क्या हम उसको पकड़वा सकते हैं। देखिए, जो होता है कवर अप किया जाता है, और ये नहीं आप 20 साल पुराना केस उठा लेंगे, ऐसा 1983 ब्लास्ट का केस भी। लेकिन अब जैसे बात कर रहे हैं इशू के ऊपर, 2014 में तो सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम मोदी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि वो इनको जानते थे कि किस तरीके से वाजपेयी को धोखा दिया, किस तरीके से वो यहाँ पे उल्टे काम कर रहे थे। और अपने आप को हिंदू कहते हैं, कोई हिंदू नहीं है, वो हिंदू सपोर्टर नहीं है, वो अपनी गेम खेलते हैं, ट्वीट करते हैं छोटा मोटा, जैसे हमने कहा था कि राहुल गांधी की जो ड्यूअल सिटीजनशिप है उसकी बात करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी गाली देते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। वैसे उनके साथ लिंक है, जब इन्होंने जयललिता से कहा था सपोर्ट विड्रॉ करो, तो उस टाइम पे कांग्रेस को सपोर्ट करने को कहा था, लेकिन वाजपेयी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए और वाजपेयी इलेक्शन जीत गए उसके बाद, तो इनकी प्लान फेल हो गई। अब भी ये धनखड़ की बात है, इसलिए सामने नहीं आया स्वामी की ये कि वहां पे धनखड़ जो है उनका जो प्लान था फेल हो गया, मोदी ने टाइमली एक्शन ले लिया। और इससे पहले देखिए, स्वामी साहब राज्यसभा के मेंबर थे, जैसे मैंने कहा सुहासिनी हैदर अपनी लड़की के मुस्लिम से शादी करा दी, तो किस टाइप के हिंदू हैं आप? फिर वो बांग्लादेश पे मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करने चली गई थी। और आप देखिए, मोदी के कैबिनेट, मोदी के ऑफिस के अंदर, पीएमओ के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका एडवाइजर था, जो कुछ इंफॉर्मेशन पास करता था आपके सुब्रमण्यम स्वामी की डॉटर को, सुहासिनी हैदर को, और उसको यूज करती थी। जब मोदी को पता चला तो उसने उसको आदमी को हटा दिया वहां से। फिर राज्यसभा के ये एमपी थे आपके स्वामी साहब, तो मोदी ने 3rd टर्म में इनको सीट नहीं दी, क्योंकि इनके पास पंडार रोड में बड़ा इंपॉर्टेंट जगह में ऑफिस था, और इनको ऑफिस छोड़ना पड़ा, क्योंकि मोदी ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करते।
और वैसे बिल्कुल। देखा जाए तो मोदी को सांप पालने की आदत नहीं है। नहीं, एक दो मोदी सांप जी काट के का छोटे सर मोटे बिच्छू पाल लिए होंगे। हाँ, नहीं, मोदी जी का सर एक मैंने क्वालिटी जरा ऑब्जर्व की है कि किसी ने एक बारी धोखा दे दिया और इनको पता लग गया, फिर उसके लिए कोई माफी नहीं, देखो उसके लिए स्वामी कोई ने तो माफी नहीं। स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया था, तो मोदी तो उसको नहीं भूलते। और मोदी को यह भी पता है कि अटल बिहारी जब पीएम थे तो उनको अडवाणी ने धोखे दिए थे। किस तरीके से अडवाणी ने कारगिल के ऊपर, किस तरीके से अडवाणी ने IC-814 हाईजैकिंग के ऊपर, किस तरीके से पार्लियामेंट अटैक के ऊपर इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं दी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। और आप देखिए ना, इस टाइम पे ऐसा था, कुछ जो मुझे इंटेलिजेंस की खबर आई है कि स्वामी टच में थे आपके जगदीप धनखड़ के मिडलमैन के थ्रू, और इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी, और धीरे धीरे उनको प्लायबल कर दिया, उनको अपनी तरफ खींच लिया, और उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये एक्शन ना लेती तो गवर्नमेंट मुश्किल में पड़ सकती थी। और ये साथ में जो आपकी डीप स्टेट है वो भी बड़ी कोशिश कर रही है कि मोदी को कैसे टारगेट किया जाए। देखिए ट्रंप तो कह रहा है, टैरिफ की बात कर रहा है, पीएम मोदी को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंडिया को टारगेट करना चाहता है, इंडिया को कमजोर देखना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप टारगेट कर रहा है, डीप स्टेट भी साथ में कर रही है। बांग्लादेश के अंदर हमारे सपोर्टिंग गवर्नमेंट थी, जिसको डीप स्टेट ने रिमूव करा दिया। उसके बाद ये था कि ट्रंप आएंगे तो दोबारा से शेख हसीना को इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन वो नहीं किया। वो ट्रंप अब घुस रहा है बांग्लादेश के अंदर। इवन आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट नहीं किया। वो तो मजबूरी है कि हमारे खिलाफ कुछ कह नहीं पाए या कर नहीं पाए, हमारी स्ट्रेंथ देख करके। तो डीप स्टेट का तो वही एजेंडा चल रहा है जो बाइडेन के टाइम में था। और यहाँ पे डीप स्टेट अब भी पीएम को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उनको जो भी आदमी मिलेगा जो पीएम मोदी के खिलाफ होगा उसको यूज करेंगे, चाहे स्वामी हो चाहे धनखड़ हो। लेकिन अब बातें खुल चुकी हैं और सारी पता चल चुका कौन किसके पीछे है। तो यहीं पे खत्म करते हैं इस केस को, और लोगों को बता दें कि इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।